हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों, आप लोगों को थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि आज हम इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो भी उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो रेंडमली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को भी लास्ट टाइम आप मजबूत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा कौन कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है ओरिजिनली मेन एग्जामिनेशन के लिए और कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर किया गया है। जो क्वेश्चन आपके द्वारा नहीं प्रिपेयर किया गया है, अगर आपका रिकमेंडेशन आता है तो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप कहेंगे तो उसका मैं आंसर फ्रेमिंग भी आपको करा दूंगा और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है तो आप उसको रिवीजन कर लेंगे। साथियों, ये देख रहे हैं बुक, ये है विधि भारती पब्लिकेशन का बुक और इसी बुक से सारे मैंने क्वेश्चंस को क्या किए, मैंने ऑप्ट किए। सारे क्वेश्चन इसी बुक से मैंने लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछे गए। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सभी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन बना है। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर साथियों आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए रेलेवेंट होगा तो आप इसको डेफिनेटली पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों का रिकमेंडेशन आता है तो जितने भी माइनर लॉ हैं उन सभी माइनर लॉ के मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा। जैसे आज मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006 लेकर के आ रहा हूं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 भी लेकर के आऊंगा। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 भी लेकर के आऊंगा। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 भी लेकर के आऊंगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 भी लेकर के आऊंगा। उत्तर प्रदेश शहर भवन किराएदारी पर दे किराया, जिसको रेंट कंट्रोल एक्ट कहते हैं, जो कि 1972 का है। इन सभी पे आपके लिए मैं आंसर फ्रेम करके लेकर के आ रहा था। अब क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आता है तो। साथियों, अब आप यहां पर देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट है। यहां से फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, मैं उस पर मार्क करता हुआ चलूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उद्देश्य, कारण एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनने के चांसेस होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की निम्नलिखित परिभाषाओं को वर्णन करिए। ये वाकई में साथियों ये रेलिवेंट होता है। डेफिनेशन क्लॉजेस से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं और मैंने अपने सेशन में प्रीवियस जो मैंने सेशन लिया था जिसमें मैंने आंसर राइटिंग करवाया था, उसके अंतर्गत मैंने सभी के डेफिनेशन क्लॉजेस को मैंने अच्छे से डील किया है, डेफिनेशन क्लॉजेस को मैंने करवाया है। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो साथियों आप डेफिनेटली वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दे रहा है आबादी या ग्राम आबादी के डेफिनेशंस के बारे में, कृषि एवं कृषि कृषक के डेफिनेशन के बारे में, भूमि प्रबंधक समिति के डेफिनेशन के बारे में, परिषद के डेफिनेशन के बारे में, साथ साथ जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन सभी के डेफिनेशंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन भी आएगा तो आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र को किस प्रकार विभाजित किया गया है एवं इसके गठन की प्रक्रिया क्या है। तो ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट होगा। कहीं ना कहीं ये जब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन तीनों का तीनों आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, जो कि सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 6 से बीच में ये रिलेटेड था। बात करते हैं सेकंड, जो कि यहाँ पे आपके लिए रेलिवेंट होगा सेक्शन नंबर 7 से लेकर के सेक्शन नंबर 19 के बीच में, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में बात करता है। मीन्स की परिषद और राजस्व अधिकारियों के बारे में बात करता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, कौन होता है, यहाँ से क्वेश्चन कौन आपके लिए रेलिवेंट हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सेक्शन नंबर 7 से लेकर के सेक्शन नंबर 19 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस को ही इनके द्वारा रखा गया और एक क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी पीसीएसजे 2012 के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। देखिए, राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं और फंसते भी हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर आप इसका आंसर बना लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको बना करके दे दूंगा। जिस चीज़ का आंसर आप नहीं बना पाना है आप हमसे कमेंट करिए, मैं आपको वो आंसर फ्रेम करके दे दूंगा। नेक्स्ट करा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता
संहिता 2006 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल के पदों की व्याख्या कीजिए। ये साथियों आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये टिप्पणी लिखने का ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैं इंपॉर्टेंट भी मार्क्स कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन करा धारा 20 से लेकर के धारा 28 के बीच में कौन कौन से आंसर आपके लिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट साबित होंगे, इसको यहां पर देखिए। और ये बात किससे करता है, सीमा और सीमा चिन्हों से ये रिलेटेड मामलों को डील करता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनके द्वारा एक ही क्वेश्चन दिया गया है, किसके द्वारा, तो साथियों विधि भारती पब्लिकेशन बुक है, इसी विधि भारती पब्लिकेशन बुक के द्वारा इनके द्वारा भी एनालिसिस किया गया है, तमाम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया गया, उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही क्या किया गया, इनके द्वारा क्वेश्चन भी फ्रेम करके दिया गया है। सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन इनके द्वारा फ्रेम करके दिया गया है। देखिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 4 के अंतर्गत सीमा और सीमा चिन्ह का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा सा आपके लिए मीन्स की कहा जाएगा कि 40 और 60% का ये रेशियो रख सकता है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि जो सीमा से रिलेटेड मामला होता है कि हाँ ये सीमा यहाँ से यहाँ तक का आपका है, ये सीमा यहाँ से यहाँ तक का आपका है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन रहा है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है इससे रिलेटेड, तो आप थोड़ा सा बस इस पर फोकस्ड करिएगा, बहुत ज़्यादा इस पर विशेष मैं ध्यान देने के लिए आपसे नहीं कहूँगा। नेक्स्ट जो अध्याय 5 की बात कर रहा है, इसमें धारा 29 से लेकर के धारा 42 तक के बीचों का जो क्वेश्चन बन रहा है, उन क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहा है कि ग्रामों के अभिलेख कौन कौन से होते हैं और उनका अनुरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। अगर देखना होगा तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्व अभिलेख में किस भूल का लोप सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है तथा पीड़ित व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग राजस्व संहिता को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तमाम तरह का लोप देखने के लिए मिलता है, और लोग इसी समस्या को लेकर के बार बार न्यायालय में, तहसील में, हर जगह भटकते रहते हैं कि हमारा ये सुधार कैसे होगा। तो ये सुधार वाला भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन नंबर 29 से लेकर के 42 के बीच में। दाखिल, खारिज या नामांतरण पर टिप्पणी करें, और ये भी आपके लिए रेलिवेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो साथियों यहाँ से मैं तीनों क्वेश्चन आपके लिए कहूँगा कि ये तीनों क्वेश्चन आप इसको देख करके जाइएगा, और सबसे ज़्यादा अगर देखने के लिए मैं कहूँगा तो ये खारिज दाखिल वाला आप देख करके जाइएगा, क्योंकि इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, और खारिज दाखिल आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम राजस्व की बात करते हैं, जब जमीन जायदाद की बात करते हैं, जब हम रेवेन्यूज की बात करते हैं, तो ये खारिज दाखिल वाला मामला आपके लिए रेलिवेंट साबित होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 6 में हमको देखने के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 43 से लेकर के सेक्शन नंबर 53 तक के सेक्शंस को हमको डील करना होता है, और यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो क्वेश्चन करा है, राजस्व अभिलेख के संदर्भ में अभिलेख क्रिया और सर्वेक्षण क्रिया किस प्रकार संपादित किए जाते हैं एवं इसका अंतरण रूप देते हुए इसे किस प्रकार नया रूप दिया जाता है। इन क्रियाओं से क्षुब्ध व्यक्ति को क्या उपचार है। धारा 43, 44 और धारा 49। ये क्वेश्चन आपके लिए उतना रेलिवेंट साबित नहीं हो रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा मैं फोकस्ड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत संक्षेप में उल्लेख कीजिए कि गांव सभा एवं भूमि प्रबंधन समिति में कौन सी संपत्ति और किस प्रावधान के तहत निहित है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 1995 और 2009 के अंतर्गत आया था। मैं आपसे ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप क्या करिएगा, ऑब्जर्व करने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति के कृत्यों और कर्तव्यों का विवरण दीजिए। धारा 60 से लेकर के 68 तक है। आपको ये देखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवरण आपसे पूछेगा नहीं आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूमि प्रबंधक समिति का गठन किस प्रकार होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके विभिन्न कार्य हैं, व्याख्या कीजिए। इसके विभिन्न कार्यों की क्या कह सकते हैं, आप व्याख्या कर सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन अगर व्याख्या करने के लिए आएगा तो 20 मार्क्स में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आबादी स्थलों का आवंटन कौन कर सकता है। जो आबादी होता है, आबादी एक सार्वजनिक प्लेस होता है जहाँ पे सभी लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे कि गांव का कोई भी जगह हो जाता है, उसको हम लोग आबादी कहते हैं। वही आबादी की बात कर रहा है। आबादी स्थल का आवंटन कौन कर सकता है। इसका
वरीयता क्रम क्या है? यदि आवंटन राजस्व संहिता के उल्लंघन में किया गया हो तो आवंटन में कौन निरस्त कर सकता है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इस पे मैं इस पे क्रॉस लगा करके रख रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 63 और धारा 64 तथा निर्देशित अध्याय उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122 ग की उपधारा 2 में निर्दिष्ट भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित की जाती है और उस आवंटित से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के अतिलंघन में उसे बेकब्जा करता है तो किसके समक्ष पहुंचना है और ऐसी उपलब्धि और ऐसी उपबंधित प्राधिकारी के उपाय और शक्ति क्या है? प्रश्न का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के परिप्रेक्ष्य में दें। और ये 2009 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया। साथियों ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाया गया है और इस क्वेश्चन को बना करके आपसे पूछा गया। तो इस प्रकार से आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, आप एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। एक प्रॉब्लम बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। नेक्स्ट कह रहा है, गांव सभा भूमि से किसी अनधिकृत कब्जाधारी की बेदखली के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये आप देख सकते हैं कि 2018 यूपी एचजेएस के क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है गांव निधि और समेकन गांव निधि किसे कहते हैं? ये आपके लिए उतना रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे अध्याय 9 के बारे में, जो अध्याय 9 आपके लिए रेलिवेंट होगा। अब यहां से देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। अब साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे अध्याय 9 मीन्स की चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। और देखिए चैप्टर नंबर 9 आपका क्या कर रहा है। चैप्टर 9 आपका साथियों कर रहा है खाता के बारे में। किस चीज के बारे में बात करता है साथियों? खाता के बारे में, टेन्योरसी के बारे में बात करता है, जो कि आपका सेक्शन नंबर 74 से लेकर के सेक्शन नंबर 146 से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने के लिए कोशिश किया गया। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के सुसंगत प्रावधानों का उद्घोषणा देते हुए जोतदारों का वर्गीकरण कीजिए एवं उसकी परिभाषा दीजिए। ये आप देख सकते हैं कि उच्चतर न्यायिक सेवा मीन्स की एचजेएस के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 1995 में और 2009 में। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वेटेज दे सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि जो साथियों जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया या एचजेएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए रेलिवेंट साबित होगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन आया है तो आप उस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि संक्राम में अधिकार वाले भूमिधर बीटीआर को परिभाषित कीजिए। ये बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन के लिए इररेलिवेंट है, यहां से क्वेश्चन ये नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है एक संक्राम में अधिकार वाले भूमिधर अपनी जोत की घोषणा किस प्राधिकारी से प्राप्त कर सकता है? क्या सक्षम अधिकारी घोषणा देने से मना कर सकता है? घोषणा की विधिक प्रभाव क्या होगी, व्याख्या कीजिए। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर इस प्रकार से कोई अधिकारी मना कर देता है तो क्या कंडीशंस अराइज हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या संक्राम में अधिकार वाले भूमिधर अपनी जोत का पट्टा करा सकते हैं? क्या उपचार प्रदान किया गया? ये यूपीजे 2018 का ये क्वेश्चन था, आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, एक बार एनालिसिस करने का भरपूर प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या संक्राम में अधिकार वाले भूमिधर अपनी जोत का पट्टा कर सकता है? पट्टे के विवाद से संहिता के अंतर्गत क्या उपचार प्रदान किए गए? ये भी देखिए यूपीजे 2018 का ये भी प्रश्न रहा है। तो ये दोनों यूपीजे 2018 का प्रश्न रहा है और आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और अच्छी बात है, आप हमसे बताइएगा, मैं उसको बनाता हूं। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतरणीय अधिकार सहित भूमिधर और अअंतरणीय अधिकार रहित भूमिधर के बीच क्या अंतर है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 157 क में अंतर्विष्ट निर्बंधन क्या है? अब इसके बारे में ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है और डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, आप उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहिएगा जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछा गया है। साथियों आगे कर रहा है आसामी किसे कहते हैं? ये साथियों क्वेश्चन मैंने कराया है, इसका शॉर्ट टर्म में मैंने कराया है। आसामी किसे कहते हैं? विभिन्न अधिकारों व दायित्वों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखना है। आसामी के अधिकार एवं दायित्वों पर टिप्पणी लिखिए। आप ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, यूपीजे 1987 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आसामी के अधिकार एवं दायित्वों पर टिप्पणी कीजिए। आसामी से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि असंक्राम में अधिकार वाला भूमिधर किसे कहते हैं? इसके विभिन्न अधिकार व दायित्वों की विवेचना कीजिए। ठीक,
ये आपके लिए उतना रेलिवेंट साबित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आइए उच्चतर से मीन्स कि ये एचजेएस में पूछा गया हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। भूमि के कौन से वर्ग हैं जिन पर भूमि प्रबंधक समिति व्यक्ति की भूमिधर के रूप में प्रवेश नहीं दे सकता है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए उत्तर दीजिए। वरीयता के किस क्रम के अंतरणीय अधिकार सहित भूमिधर को यह आसामी को कृषि पट्टा प्रदान करते समय उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवसाय अधिनियम के अधीन अनुसरण किया जाना चाहिए? क्या कृषि पट्टा शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आप हाइपोथेटिकल है, आप इस क्वेश्चन पे एक बार प्लीज ऑब्जर्व करने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, भूमि के कौन से प्रकार हैं जिसमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रावधान के अंतर्गत भूमिधर अधिकारों का प्रबोधन प्रतिबंधित है? हिल्च लाल तिवारी बनाम कमला देवी का वाद, जो 2001 का मामला है साथियों, ये 2018 एचजेएस का पेपर में पूछा गया था और ये यहाँ पे केस लॉ बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। और ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 के अंतर्गत ये पूछा गया था और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप फिर से ऑब्जर्व करिएगा। मैं उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के संदर्भ में क्या विवेचना किया था? विवेचना को आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 धारा 157 ने धारा 157 ए के संदर्भ में उपबंध करिए। तो साथियों अगर भूमि सुधार उन्मूलन से आप देखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिधर पर अपनी जोत को अंतरण करने के लिए कौन कौन से निर्बंधन है? क्या भूमिधर अपनी जोत में सम्मिलित भूमि का किराया पर रख सकता है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के संदर्भ में उल्लेख कीजिए। ये देखिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 1988 और 2009 के एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट कह रहा है भूमिधर पर अपनी जोत को अंतरित करने के लिए कौन कौन से निर्बंधन है? क्या भूमिधर अपनी जोत में सम्मिलित भूमि का किराया पर रख सकता है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के संदर्भ में उल्लेख करने का यहाँ पे प्रयास करिए और ये भी आपके न्यायिक सेवा में पूछा है 1988 में और सन 2009 के एग्जामिनेशन में। तो साथियों आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। इन सभी चीजों को आप एक साथ क्या कर रहे हैं? एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं और यही आपका अब लास्ट टाइम का स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए और यही लास्ट टाइम में आपको देखना भी चाहिए। जो आपके लिए रेलिवेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, जो इररिलेवेंट है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उस पर बिल्कुल आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन पे आप फोकस करिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर तो जो आपने पढ़ा है वही लिखेंगे। क्वेश्चन पे आप फोकस करिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आपने इस प्रकार के सभी क्वेश्चन देख करके जाएंगे अगर तो आपके अंदर का जो डर रहेगा, जो झिझकपन रहेगा, वो सभी यहीं से समाप्त हो जाएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत उत्तराधिकार के एवं दाय के अद्यतन सुसंगत प्रावधानों और अद्यतन निर्णीत वाद की सहायता से विहित पुत्री को पुरुष क्रम के विरुद्ध उत्तराधिकारी की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। ये 2014 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन को आप एक बार ऑब्जर्व करिए। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया है। कह रहा है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के प्रवर्तन के आने के बाद पति अपने पीछे विधवा तथा एक अवयस्क पुत्र छोड़कर मर जाता है। अवयस्क पुत्र अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत जोत को उत्तराधिकारी में प्राप्त कर लिया। विधवा पुनर्विवाहित थी, तत्पश्चात पुत्र भी मर गया। क्या अवयस्क पुत्र की माता उत्तराधिकार होगी या संपत्ति अवयस्क पुत्र के पिता के अन्य उत्तराधिकारियों में न्यायगत हो जाएगा? और देख सकते हैं 2016 का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्या करती है? आयोग हिट करती है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधवा एवं विधवा माता या पिता। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, 2016 का ये भी क्वेश्चन है। जब 2016 में के एक साथ दो क्वेश्चन पूछ रहा है, 2018 में एक साथ दो क्वेश्चन पूछ रहा है। वही देखिए, विधवा या विधवा माता या पिता की विधवा माता या किसी पूर्व मृत पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकार जो यदि जीवित हो तो उत्तराधिकार होता कि विधवा को केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त होगा यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो। ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा। ये 2018 का क्वेश्चन फिर देखिए, कह रहा है क्या भूमिधर अधिकारों पर हिंदू विधि या स्वीकार विधि पर्सनल लॉ सिद्धांत लागू होता? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों एवं इस विषय पर पूर्व निर्णय के आधार पर व्याख्या करें। और ये कब का आया है? 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन
पूछा भी गया था। इस पे एक हाइपोथेटिकल समस्या बताया गया। एक पुरुष भूमिधर, पहला माता, दूसरा पिता, तीसरा विहित पुत्री, चौथा पुत्र की पुत्री को छोड़कर मर जाता है, उसका हित किसको न्यायगत होगा एवं उसका अंश क्या होगा। ये देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना के पूछा है, ये आपके लिए रेलेवेंट होगा और ये 2018 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा भी गया। देखिए यहाँ पे एक समस्या दिया है, क्वेश्चन के अंतर्गत ही समस्या दिया है। क्या समस्या दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के आने के उपरांत पति अपने पीछे विधवा तथा एक अवयस्क पुत्र को छोड़कर मर गया। अवयस्क पुत्री अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत जोत को उत्तराधिकार में प्राप्त कर लिया। विधवा पुनर्विवाहित थी, तत्पश्चात पुत्र भी मर गया। क्या अवयस्क पुत्र की माता उत्तराधिकारी होगी या संपत्ति अवयस्क पुत्र के पिता के अन्य उत्तराधिकारियों में न्यायगत हो जाएगा। ये 2016 का क्वेश्चन था। तो साथियों इस टाइप के भी क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, बिल्कुल लाइटली न लीजिएगा, ये आपके लिए रेलिवेंट साबित हो सकता है। अब हम देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर कौन सा, डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो सेक्शन से डील करता है, सेक्शन 116 और 117। काफी लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सेक्शन बेस्ड भी बता दिया जाए, तो इससे अच्छा एनालिसिस अब बिल्कुल कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मैं एनालिसिस करते हुए चल रहा हूं और उन सभी क्वेश्चंस को भी एनालिसिस कर रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। कर भूमिधर जोत के विभाजन हेतु कौन वाद ला सकता है और वाद में कौन आवश्यक पक्षकार है, ये भी देख लीजिए। 2018 के ही क्वेश्चन में पूछा गया था और लेकिन ये एचजेएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। समर्पण और परित्याग को देखिए, सरेंडर एंड अबेंडमेंट, जो कि धारा 118 से लेकर के 124 के बीच के प्रश्नों को फंसा रही है। कर ये जोत के समर्पण से आप क्या समझते हैं? भूमिधर द्वारा समर्पण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। समर्पण के बाद क्या परिणाम होगा? अगर किसी चीज को हम समर्पण कर देते हैं तो समर्पण के बाद हमारा क्या परिणाम होगा, इसके बारे में हमको यहाँ पे एनालिसिस करना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट करा, कृषि के आवंटन हेतु भूमि का निस्तारण किन आधारों पर और किन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। साथियों जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम टाइम देंगे और आपका भी टाइम लेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उस पर टाइम क्यों बर्बाद किया जाए। अब हमको स्मार्टली पढ़ना है। देखिए करा, आवंटितों या सरकारी पट्टेदारों को कब्जा देने की बहाली, धारा 129 और धारा 129 आपके लिए यहाँ पे देखिए 2007 में क्वेश्चन यहाँ पे बना, इसलिए रेलिवेंट हो रहा है। करा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौन से उपाय किए गए हैं कि व्यक्ति को जिन्हें कृषि भूमि आवंटित की गई है कब्जा प्रदान किया जाता है, और कौन सी कार्यवाहियां अधिनियम के अधीन उन व्यक्तियों के विरुद्ध की जा सकती है जो अन्य को आवंटित भूमि का अपराधिकृत ढंग से उपभोग करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के सुसंगत प्रावधानों का निर्देश देते हुए उत्तर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा मींस की एचजेएस के एग्जामिनेशन 2007 के अंतर्गत इसको क्या किया गया, इसको पूछा भी गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली लर्न करके तैयार करके रखेंगे। अब देखिए साथियों आपका आ रहा है क्वेश्चन सेक्शन नंबर 130 से लेकर के 137 के बीच का सभी क्वेश्चन जो कि बेदखली से डील करता है, इजेक्शन से डील करता है। अब इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट है। पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है, एक आसामी की बेदखली कौन और किस आधार पर कोई अधिकारी कर सकता है? गलत बेदखली के विरुद्ध आसामी को क्या उपचार प्राप्त है? ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है, भूमिधर अपनी जोत से अपनी अतिचारी को किस प्रकार बेदखल कर सकता है? बेदखली से क्षुब्ध अतिचारी को क्या उपचार होगा? ये भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ये रेलेवेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2009 के एग्जामिनेशन में। कर रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अधीन बिना हक के भूमि अर्जित करने वाले व्यक्ति के बेदखली के लिए कौन सी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है? ऐसे व्यक्तियों को बेदखल करने में विफल होने का क्या परिणाम होगा? ये देखिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य विशेष परीक्षा 2009 के अंतर्गत ये पूछा गया और ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे लगान रेंट की हम बात करते हैं जो कि धारा 138 से लेकर के 143 के बीच में फॉल कर रहा है और यहाँ से एक क्वेश्चन ही बन रहा है। लगान निर्धारित करने हेतु आसामी प्रार्थना पत्र किस राजस्व अधिकारी को दे सकता है और प्रार्थना पत्र पर पारित आवेदन को क्षुब्ध व्यक्ति को क्या अधिकार है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि लगान से रिलेटेड है और लगान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पैसा रुपया रेंट से बात हो जाता है, भाटक से रिलेटेड मामला हमारा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 144 से लेकर के 146 के सेक्शन नंबर के बीच में क्वेश्चन फंस रहा है। यहाँ पे कह रहा है घोषणात्मक डिक्लेरेशन सूट्स के बारे में बात कर रहा है कि खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद एवं ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद दाखिल करने का अधिकार का वर्णन कीजिए। अब ये आपके लिए उतना रेलिवेंट इतना नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अध्याय 10 की बात करता है जो सरकारी पट्टा धारा 147 से लेकर के धारा 152 के बीच में है।
सरकारी पट्टे किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन तो आप लर्न ही कर लीजिएगा कि सरकारी पट्टा क्या होता है, सरकारी पट्टा किसको कहते हैं, इसके अधिकार व दायित्व की व्याख्या कीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सरकारी पट्टा। नेक्स्ट करें, सरकारी पट्टे पर बेदखली और सक्षम अधिकारी किन आधारों पर कर सकता है, धारा 149 और धारा 150 के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये सभी चीजों को आप यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस थोड़ा सा करने का कोशिश करिएगा चैप्टर नंबर 10 से। बात करते हैं अध्याय 11 में, जो धारा 153 से लेकर के 162 के बीच के क्वेश्चंस को यहाँ पे रख रहा है। कह रहा है भू राजस्व किसे कहते हैं, ये आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि भू राजस्व क्या होता है, भू राजस्व किसे कहते हैं, भू राजस्व और लगान में अंतर कीजिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भू राजस्व किसे कहते हैं, और भू राजस्व और भू लगान के बीच अंतर को आप स्थापित करिए। भू राजस्व की वसूली राजस्व संहिता के अंतर्गत किस प्रकार की जाती है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन देखिए, मांग पत्र जारी होने पर तामील न होने पर यदि व्यतिक्रम बकाया जमा नहीं करता है तो बकाया की वसूली की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अधीन भू राजस्व के बकाये की वसूली को कौन प्रभावी बनाता है, कलेक्टर द्वारा जोत के विक्रय का सहारा कब लिया जा सकता है, और जोत के विक्रय के लिए कलेक्टर द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट है, और उस क्वेश्चन का आप वेटेज भी देखिए कि वाकई में उस क्वेश्चन के अंतर्गत वेटेज है। 2012 का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट साबित होगा क्योंकि इसमें कलेक्टर की भी भूमिका के बारे में बताया जाता है। जब हम रेवेन्यू मैटर से डील करते हैं साथियों, तो जाहिर सी बात हमें कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब को देखने के लिए मिल रहा है, और उसी कलेक्टर साहब की बात कर रहा है हमारा ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चल या अचल संपत्ति पर रिसीवर की नियुक्ति इनका क्या प्रावधान है। साथियों, आप रिसीवर के बारे में कहीं ना कहीं सीपीसी के अंतर्गत पढ़े हैं, उसी रिसीवर को आप यहाँ पे कोरिलेट करिएगा, और रिसीवर का आप ये पॉइंट यहाँ पे क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है यहाँ पे, ये लास्ट हमारा सेक्शन नंबर 182 से लेकर के सेक्शन नंबर 205 तक का हमारा क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है, और जो भी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं स्थानीय विधि के अंतर्गत बात कर रहे हैं, 2006 का ये लॉ है। कह रहा है भू राजस्व के बकाये के अनुक्रम में अचल संपत्ति की कुर्की व विक्रय करने का तरीका, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा आप इस पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अचल संपत्ति का विक्रय, उद्घोषणा और विक्रय की प्रक्रिया का विवेचना कीजिए। क्या कोई अनुसूचित जाति का भूमिधर अपने समुदाय की भूमि विक्रय या नीलामी से प्राप्त कर सकता है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि साथियों, जब हम एससी और एसटी के जमीन को खरीदने जाते हैं तो वहां पे हमें पहले डीएम साहब से क्या होता है, डीएफ साहब से नहीं, कलेक्टर साहब से हमें परमिशन लेना पड़ता है, तो उसी के बारे में है, और ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे रेलिवेंट हो सकता है क्योंकि अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से ये डील कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है अचल संपत्ति के विक्रय को किन किन आधारों पर अपास्त कराया जा सकता है, मीन्स कि उसको खारिज कराया जा सकता है। विक्रय के अपास्त से क्षुब्ध व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त है, ये भी थोड़ा सा आप क्वेश्चन देखिएगा, बस देखिएगा, बहुत ज्यादा फोकस ना हो जाइएगा। राजस्व न्यायालय किसे कहते हैं, राजस्व न्यायालय के माध्यम से किन किस प्रकार के उपचार प्रदान किए जा सकते हैं राजस्व न्यायालय के, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा सकता है कि राजस्व न्यायालय क्या होता है, राजस्व न्यायालय किसको कहते हैं हम लोग राजस्व न्यायालय, और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए कह रहा है वे कौन से आदेश हैं जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, ये भी आप देख लीजिएगा कि कौन से ऐसे आदेश हैं जिसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने यहाँ पे पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करने का कोशिश किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 स्थानीय विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। साथियों, जो भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में एनालिसिस कराया आपके लिए, और आप लोगों से अगर आंसर नहीं बने तो आप बताइएगा, मैं इस बुक के हेल्प से मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, आंसर भी फ्रेम करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास ये बुक भी होना चाहिए तो इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा बुक का, आप वहां से आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, और आप खुद भी यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। साथियों, ये सेशन आपके लिए रेलिवेंट था, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन आप लेकर के आऊंगा, जो कि होगा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से उसके जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं वहां पे रखूंगा। साथ ही साथ अगर आपके पॉजिटिवली कमेंट आते हैं तो साथियों, जो 9 माइनर एक्ट लाए गए हैं, इस 9 माइनर एक्ट के भी आंसर क्वेश्चंस को मैं एक साथ कंपाइल करके आपके सामने लेकर के आऊंगा। जिस एक्ट का आप कहेंगे उस एक्ट का मैं आपके लिए क्वेश्चन कंपाइल करके लेकर के आऊंगा। बस कब, शर्त ये होनी चाहिए कि आप लोग का कमेंट आना चाहिए, और थोड़ा सा आप मेरे लिए थोड़ा सा करिए साथियों। इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत आप लोगों का हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा
सा मेरी हेल्प करिए कि इस सेशन को और दूर तक आप लोग फैलाने का कोशिश करिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों फ्रेंडों में इसको शेयर करिए। बस हम इतना ही कहेंगे आप लोगों से, बाकी आप लोगों का जो होगा वो तो अच्छा ही है। अगर किसी का भी सेंटर प्रयागराज में पड़ रहा तो साथियों प्लीज़ हमें कमेंट करके वो भी बताएं कि किसका सेंटर प्रयागराज में पड़ा है। अगर जो भी हो सकता है मैं आपसे बिल्कुल मिलने का प्रयास करूंगा अगर प्रयागराज में आपका सेंटर पड़ा होगा तो। साथियों इस सेशन को यहीं पे आप समाप्त करते हैं, फिर आपसे जरूर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आपके पॉजिटिवली कमेंट के साथ ही साथियों आपके साथ मिलेंगे, वरना फिर वही होगा जो मैं करा रहा हूं वो आप देखेंगे, जो मैं नहीं करा रहा हूं। मैं जब तक आप 1 to 1 बात नहीं हो पाएगा तब तक कहां से काम चलेगा। आप हमको बताइए, कमेंट के माध्यम से ही बताइए, यही हमारा 1 to 1 माध्यम है, यही 1 to 1 मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। आपके हम कमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, आपके कमेंट को मैं डेली पढ़ता हूं, एक एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसका जो भी रिस्पांस होता है वो मैं रिस्पांस भी देता हूं। साथियों अगर आपका लगता है कि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।